चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इटालियन यूनिफिकेशन आधुनिक यूरोप में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको इटालियन भाषा में रिस और गिमेंटो के नाम से भी जाना जाता है। ये इटालियन यूनिफिकेशन एक सामाजिक और राजनीतिक एक मूवमेंट था जिसने इटली के छोटे छोटे हिस्सों को आपस में मिला के एक 19वीं शताब्दी में इटली किंगडम की स्थापना की थी। इसी प्रोसेस को इटालियन यूनिफिकेशन कहते हैं। ये प्रोसेस नेपोलियन के दौर से शुरू हो गई थी। नेपोलियनिक वार के दौरान जब हमने पढ़ा था तो हमने इस बारे में भी पढ़ा था कि नेपोलियन ने इटली के बड़े भागों में जीत के उसे फ्रांस में मिला दिया था। इसके अलावा उसने साउथ इटली को अपने भाई के नेतृत्व में यहाँ एक सरकार बनाई थी साउथ इटली में। तो कह सकते हैं कि नेपोलियनिक वार के दौरान ये पूरा इटली दो भागों में बढ़ गया था। एक नेपोलियन ने अपने फ्रांस में मिला दिया था, दूसरा नेपोलियन के भाई के नेतृत्व में यहाँ साउथ इटली में इटली की सरकार चलती थी। तो कह सकते हैं कि इटली का एक तरह से नेपोलियन के दौर में यूनिफिकेशन शुरू हो गया था। लेकिन जब कांग्रेस ऑफ वियना बनी, उसने इसको इटली को काफ़ी भागों में फिर से इसका बिखराव कर दिया। जैसे कि उसने ऑस्ट्रिया ने उत्तरी भाग में जिसमें फ्रांस ने कब्जा कर रखा था उसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा मिडिल पार्ट में सेंट्रल इटली में पेपल स्टेट बन गए। इसके अलावा दक्षिणी भाग में किंगडम ऑफ सिसिली बन गए। इसके अलावा जो थोड़ा यहाँ पर टस्की और कुछ सर्दिनिया ये देश भी यहाँ पर अस्तित्व में आ गए। यानी इसका बोलने का मतलब यहाँ पर ये कांग्रेस ऑफ वियना ने इटली के काफ़ी भाग कर दिए थे। जिस तरह से इटली की जो यूनिफिकेशन हो रही थी नेपोलियन के दौरान, वो बिखराव हो गया उसका। इसके अलावा इटली के यूनिफिकेशन जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं। गुइसेपी गरीबर्डी, गुइसेपी मैजिनी, काउंट कैवियर। ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं इटली के यूनिफिकेशन के में। इसके अलावा इमैनुअल सेकंड जो इस समय इटली के जब यूनिफिकेशन हो रहा था तो ये सर्दिनिया के राजा थे, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने। तो ये सब मिलके इन्हें फादर ऑफ फादरलैंड भी कहते हैं, यानी ये इटली के राष्ट्रपिता ये 4 लोग हैं। अब इसका प्रोलोग थोड़ा बैकग्राउंड समझना जरूरी है इटली के इतिहास का। इटली पहले 3री सेंचुरी BC में ये रोमन एम्पायर का ये एक हिस्सा था, और ख़ासतौर में रोमन एम्पायर के दौरान ये 700 साल तक ये रोम जो है इटली का भाग, वो काफ़ी सांस्कृतिक रूप से फला फूला और यहाँ पर काफ़ी सांस्कृतिक प्रगति हुई। इसके बाद लेकिन इसका 2 भागों में से बांट दिया गया। एक भाग इसका किंगडम ऑफ लॉम्बार्ड्स ने ले लिया, दूसरा इसका ईस्टर्न रोमन एम्पायर ने ले लिया। इसके बाद इसे फिर से जब इसका बिखराव हुआ है, फिर से इसे होली रोमन एम्पायर ने इसे अपने में मिला दिया जब फ्रैंकिश एम्पायर को कॉन्क्वेस्ट कर लिया गया था। इसके बाद होली रोमन एम्पायर के दौरान ये काफ़ी इटली के जो हिस्से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बंट के रह गए, यानी यहाँ सिटी स्टेट चलता था। और होली रोमन एम्पायर में ज़्यादातर जर्मनी और इटली के भाग शामिल थे। नॉर्थन इटली और जर्मनी का काफ़ी भाग होली रोमन एम्पायर में था। होली रोमन एम्पायर में ही का प्रशासन ही सिटी स्टेट के ऊपर चलता था। तो जब होली रोमन एम्पायर को के ऊपर एक तरह से छुटकारा मिल गया, तो ये तब किंगडम ऑफ सिसिली और किंगडम ऑफ नेपल्स के नाम से इसके आगे सरकार बनी। और सेंट्रल इटली को जो है वो पेपल स्टेट दे दिया गया, जहाँ पर पोप जो था वो शासन करता था। इटली के जो यूनिफिकेशन की कह सकते हैं पहली शुरुआत हमें इटालिक लीग ट्रीटी जो कि 1454 में साइन की गई थी उससे मिलता है। इस इटालिक लीग ट्रीटी में जो इटालियन देश थे उन्होंने आपस में एक समझौता किया था कि अगर उनमें फ्रांस हमला करता है, क्योंकि उनका पड़ोसी देश फ्रांस था और फ्रांस मजबूत देश था, तो इन्हें डर था कि कहीं इनमें फ्रांस आक्रमण न कर देते। तो इस ट्रीटी में यही था कि अगर इटली में फ्रांस आक्रमण करेगा किसी भी इटली के देश में, तो ये माना जाएगा कि वो सभी इटालियन देश में हमला है। तो इस तरह से इन्होंने इटालिक लीग ट्रीटी फ्रांस से सुरक्षा करने के लिए बनाई थी। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई ये ट्रीटी, और कह सकते हैं कि शुरुआत यहाँ से हुई थी यूनिफिकेशन की इटालिक लीग ट्रीटी से, जो कि 1454 में साइन की गई थी। इसके बाद अब यहाँ पर समझना जरूरी है कि हमने रेनेसांस जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि सबसे पहले रेनेसांस की शुरुआत इटली से हुई थी। यानी रेनेसांस एक जागृति जिसे कहते हैं, तो लेकिन इस समय की जागृति जो इटली में फैली थी उसने किसी नेशन को जन्म नहीं दिया। जैसे कि हमने मिडिल एज में इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन जो देश थे उनमें नेशनलिज्म की भावना रेनेसांस से आई थी।
लेकिन इटली ऐसा देश था जिसमें रेनेसांस तो सबसे पहले आया, लेकिन उसकी यूनिफिकेशन की प्रक्रिया मिडिल एज में पूरी नहीं हो पाई। उसकी मुख्य वजह मानी ये जाती है कि इटली की ज्योग्राफी काफ़ी अलग थी। नॉर्थन जो इटली का भाग है वो माउंटेनियस इलाके से घिरा हुआ था, तो इस तरीके से भी ज्योग्राफी का यहाँ पर एक अवरोध था, जिस वजह से इटली का यूनिफिकेशन में कह सकते हैं कि देरी हुई। इसके अलावा दूसरी वजह ये कही जा सकती है कि इटली के सभी भागों में इटालियन भाषा नहीं बोली जाती थी। कुछ नॉर्थ के ऐसे हिस्से थे जहाँ पर दूसरी भाषाएं भी बोली जाती थी, तो लैंग्वेज एक ना होने की वजह से भी कह सकते हैं कि इटालियन यूनिफिकेशन में देरी आई। इसकी वजह से जो राजा थे इटालियन देशों के स्टेट के, वो अपने मतलबी होते थे और उन्होंने कभी भी मिडिल एज के दौरान इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में नहीं सोचा। तो इन काफ़ी वजह से हम कह सकते हैं कि इटली मिडिल एज के दौरान एक देश के रूप में नहीं उभर पाया, जो कि आज हम देखते हैं जिसे। और इसका जो मैकियावेली जो इटालियन एक लेखक थे रेनेसांस पीरियड के दौरान, उन्होंने द प्रिंस नाम की किताब लिखी थी। तो उन्होंने भी इसमें काफ़ी रोष जताया था कि इटली के राजा अपने बारे में सोचते हैं और जो एक कह सकते हैं कि एक लोगों का जो नेशनलिज्म की भावना है उसको रोक के रखते हैं। तो ये यहाँ पर ये हुई। और इसके अलावा जो है प्रिंस ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में होली रोमन एम्पायर को जो था उससे इटली को अलग कर दिया गया था। और अब इसके बाद इटली में जो डायनेस्टी आई उस हैब्सबर्ग डायनेस्टी आई थी, इसने भी इस दौरान भी इटली काफ़ी भागों में बटा रहा। अब कह सकते हैं कि अब जो दूसरी मेन यहाँ पर आई वो थी यूनिफिकेशन अंडर नेपोलियनिक वार के दौरान इटली में काफ़ी यूनिफिकेशन आई थी, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो नेपोलियन बोनापार्ट ने नेपोलियनिक वार की शुरुआत की थी, तो उसने ज़्यादातर नेपोलियनिक वार के दौरान इटालियन स्टेट को कॉन्क्योर कर दिया था, उसमें अपना कब्जा जमा दिया था। खासकर जो नॉर्थन भाग है, यहाँ तक ये वाले जो भाग है, इसमें नेपोलियन ने अपना कब्जा जमा के इसे फ्रांस में मिला दिया था इस भाग को। और इसके अलावा इसने जो यहाँ से नीचे वाले भाग है उसे भी इसने इटली का किंगडम बना के इसे अपने भाई के नेतृत्व में रख दिया था। और साथ ही इसके अलावा इसने इटली में जो है नेपोलियन ने अपने जो फ्रांस रेवोल्यूशन के आइडियल्स थे, जिसे लिबर्टी इक्वलिटी फर्टिनिटी है, जो उसे ये आइडियाज़ है ये इटली लोगों तक पहुंचाए गए, जिससे इटली के लोग आगे जाके काफ़ी प्रभावित हुए थे। और इटालियन यूनिफिकेशन में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स है, इन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया इटालियन यूनिफिकेशन में। इसके अलावा जो नेपोलियन था उसने इटली में जब शासन किया तो उसने कुछ अपने आइडियाज़ थे जिसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। नेपोलियन कोड उसने इटली में लागू किए, जैसे नेपोलियन कोड में जो शामिल है मेरिटोक्रेसी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर है, प्रॉपर्टी राइट जो है वो भी, रिलीजियस टॉलरेशन, मॉडर्न सेकुलर एजुकेशन, साउंड फाइनेंस एंड सो वर चैम्पियन कंसोलिडेटेड। तो ये जो है ये नेपोलियन ने ये सारे जो नेपोलियनिक कोड में ये चीज़ें आती है ये सब उसने इटली में लागू किया, जिस वजह से जो फ्यूडल सिस्टम इटली में था वो एक तरह से नष्ट हो गया नेपोलियन के दौरान। इसके बाद नेपोलियन जब हार गया था नेपोलियन, तो उसके बाद कांग्रेस ऑफ वियना बनाई गई, जिससे इटली का जो यूनिफिकेशन हो रखा था उस प्रक्रिया को बंद कर दिया गया और फिर से इटली को काफ़ी भागों में बांट दिया गया। और जो नेपोलियन से पहले जो राजा थे इटली में, उन्हें फिर से उनके तख्त में बिठा दिया गया और इटली कई भागों में बंट गया। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल दिए गए, द ग्रैंड ड्यूची ऑफ टस्कनी, द ड्यूची ऑफ पुरमा, द पेपल स्टेट, द किंगडम ऑफ सिसिली फ्यूज टुगेदर। और ये इतने सारे यहाँ पर स्टेट बना दिए गए, जिसे हम मैप में इस तरह समझ सकते हैं कि जो ये वाला भाग था ये नॉर्थन इटली का कुछ भाग जिसमें वेनिस आता है और ये भाग ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। इसके अलावा जो मिडिल वाला सेंटर इटली का भाग है यहाँ पर पेपल स्टेट बना दिया गया, जिसे पोप यहाँ पर शासन चलाता था। इसके अलावा किंगडम ऑफ सिसिली के नीचे साउथर्न इटली के कुछ भाग दिए गए। इसके अलावा यहाँ पर सर्दिनिया एक स्टेट था, वहाँ पर सर्दिनिया बना दिया गया और यहाँ पर छोटे छोटे कुछ टस्कनी हो गया, या इसके अलावा पेडोमा कुछ स्टेट हो गए वो बना दिए गए। तो कह सकते हैं कि काफ़ी भागों में इटली को बांट दिया गया कांग्रेस ऑफ वियना द्वारा। और कोशिश कांग्रेस ऑफ वियना की यही थी कि किसी तरह इटालियन यूनिफिकेशन को रोका जाए।
अब दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस ऑफ वियना ने जब इटली स्टेट को काफ़ी भागों में बांट दिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इटालियन यूनिफिकेशन की एक प्रोसेस ही पूरी पलट गई। इटली के जो लोगों में नेपोलियन ने जो अपने रेवोल्यूशन आइडियाज़ को बिठाया था वो उन लोगों में बने रहे और आगे लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। और एक रेवोल्यूशन ऑफ 1848 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेवोल्यूशन ऑफ 1848 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूरोप में लगभग सभी देशों में हुई थी, इंग्लैंड को छोड़ के। या ये फ्रांस, ऑस्ट्रिया, पर्सिया और इटली में हुई थी। ख़ास वजह इस रेवोल्यूशन की होने की ये थी कि ये क्रॉप फेलियर इस दौरान हुआ था, यूरोप में काफ़ी अकाल पड़ा था। इसके अलावा उस समय एम्प्लॉयमेंट की भी काफ़ी कमी थी। इसके अलावा जो रूलिंग क्लास था, जो कांग्रेस ऑफ वियना ने सभी यूरोप में जो पुराने शासकों को वापस ला लिया था, तो जनता उनसे काफ़ी नाराज़ थी क्योंकि वो उनके बारे में कुछ सोचते नहीं थे जनता के बारे में, ये रूलिंग क्लास के लोग, और कोई चेंज यूरोप में नहीं हो रहा था। तो जनता जो थी, लोग जो थे, वो काफ़ी परेशान हो रखे थे इस दौरान, और उन्होंने रेवोल्यूशन ऑफ 1848 इसी वजह से हुई थी। और इस दौरान सभी जो यूरोप के जो देश है उनमें सीक्रेट सोसाइटी का गठन किया गया था, जो रेडिकल लोगों द्वारा, ताकि वो जो कंजर्वेटिव रिजीम है जिन्हें वापस ला लिया गया था कांग्रेस ऑफ वियना द्वारा, उसको एक तरीके से उस कंजर्वेटिव रिजीम को उनका तख्ता पलट करके एक डेमोक्रेटिक सिस्टम लाया जाए। अब इस तरह की सीक्रेट सोसाइटी इटली में भी बनाई गई, जिनमें से एक थी द कार्बोनरी। ये एक संस्था थी और इसका जो ऑब्जेक्टिव था यही था कि आर्म अपराइजिंग करके इटली को, जो ऑस्ट्रिया ने इटली के काफ़ी भागों में कब्जा कर रखा था नॉर्थन हिस्से में, वहाँ से ऑस्ट्रिया को सेना को हरा के इटली के यूनिफिकेशन के लिए कोशिश करना, ये द कार्बोनरी संस्था का एक उद्देश्य था। ये कार्बोनरी जो संस्था थी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे उनसे प्रभावित हो रखी थी। इसके अलावा जो यहाँ के रूलिंग क्लास था, उन्होंने इटली के रूलिंग क्लास ने कार्बोनरी संस्था को एक तरीके से दबाने की बहुत कोशिश की। उसके नेताओं में को फांसी दी गई। इसके अलावा उसके जो प्रेस में उसके आइडियाज़ को फैलने नहीं दिया गया। तो कह सकते हैं कि रूलिंग क्लास इटली का जो था उसने कार्बोनरी संस्था को काफ़ी दबाने की कोशिश की, लेकिन ये पूरी तरीके से दब नहीं पाई और इसने आगे संस्था जो बनी इटली के यूनिफिकेशन के लिए उनको काफ़ी प्रभावित किया था द कार्बोनरी संस्था ने। इसके अलावा यंग इटली संस्था बनाई गई। यंग इटली के फाउंडर जो थे वो ग्यूसेपी मैजिनी थे। इन्होंने यंग इटली बनाई थी। तो यंग इटली जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1831 में यंग इटली बनी थी और इसका एम था वो भी इंडिपेंडेंस प्राप्त करना है, इटली को, ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालना, और इसके अलावा यूनिफिकेशन करना इटली का, ये इसका एम था। और साथ ही इसका एम ये था कि इटली में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का स्थापित करना, रिपब्लिक गवर्नमेंट का स्थापना करना, ये यंग इटली का एक ऑब्जेक्टिव था। और इसके फाउंडर याद रखना महत्वपूर्ण है, ग्यूसेपी मैजिनी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नेता है और ये इन 3 फाउंडर जो है इटली के उनमें से एक ये ग्यूसेपी मैजिनी माने जाते हैं। तो यंग इटली में जो 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति थे वो इसमें यंग इटली मूवमेंट में जुड़ सकते थे। यंग इटली मूवमेंट में काफ़ी आगे गुइसेपी गैरिबल्डी भी का यहाँ पर जो एक तरीके से आगमन होता है इटली के राजनीतिक क्षेत्र में, वो यंग इटली मूवमेंट के द्वारा ही गुइसेपी गैरिबल्डी आते हैं। और इसके अलावा यही था इनका कि किसी तरह से लगभग द कार्बोनरी जो संस्था थी उसी तरह से इनका उद्देश्य था। कार्बोनरी के मुकाबले ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहे क्योंकि इनका जो ग्यूसेपी मैजिनी जो व्यक्ति थे, इन्होंने जब इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे ये नोबल क्लास के लोग, रूलिंग क्लास के लोग इटली के, तो ये इन्होंने दूसरे भागों में जाके या दूसरे देशों में जाकर इन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा और कोशिश करते रहे कि किसी तरह ये यंग इटली मूवमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा जो इटालियन यूथ है उनको ये एक तरीके से एडमिशन कर सके उनका, और इटली के यूनिफिकेशन के लिए कोशिश ये अपनी ज़िंदगी भर ग्यूसेपी मैजिनी करते रहे। और इटली के यूनिफिकेशन के लिए तीन वार महत्वपूर्ण है। 3 वारों के जरिए ही इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। पहला जो वार है वो फर्स्ट इटालियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से जाना जाता है।
ये जो है इसे रिस आर्ग्यूमेंटो का, जो इटालियन यूनिफिकेशन को कहा जाता है रिस आर्ग्यूमेंटो, उसका ये एक भाग है। ये जो है ये वार जो हुआ था ये सर्दिनिया और ऑस्ट्रिया और सर्दिनिया के बीच हुआ था। यानी कि ये यहाँ पर सर्दिनिया है जो कि इटालियन स्टेट था, यहाँ का राजा इटली का था, और यहाँ पर ऑस्ट्रिया ने अपना कब्जा जमा रखा था। तो एक तरीके नेशनलिज्म की भावना से ये वार हुआ था, और सर्दिनिया ने ऑस्ट्रिया को यहाँ से हराने के लिए और कोशिश की कि ऑस्ट्रिया यहाँ से हार के ये जगह खाली कर दे और यहाँ पर सर्दिनिया अपना राज कायम कर दे। ये कोशिश थी सर्दिनिया की। तो इसी के जरिए उसने यहाँ पर ऑस्ट्रिया के ऊपर लड़ाई की घोषणा की। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि दूसरे इटालियन स्टेट में यहाँ पर हो क्या रहा था। जो पेपल स्टेट थे यहाँ पर पोप शासन करता था इतने बड़े भाग में। तो पोप जो 1848 में जो पोप था उसका नाम था पियूस 9th। ये एक पोप था इस समय। और ये पोप जब शुरुआत में तो ये काफ़ी लिबरल टाइप का था, यानी डेमोक्रेसी को और इटालियन यूनिफिकेशन के प्रति ये थोड़ा सद्भावना रखता था। और इसके अलावा जो है यहाँ पर साउथर्न भाग में सिसिली, किंगडम ऑफ सिसिली थे, यहाँ पे भी इटालियन का राजा राज करता था। तो इन दोनों ने जब शुरुआत में तो सर्दिनिया का साथ देने का वादा किया इन्होंने, साउथर्न सिसिली वालों ने भी और पोप ने भी। तो इसी से यहाँ पर सर्दिनिया को एक विश्वास मिला और उसने ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला किया। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुई तो उसके बाद ये जो पोप था इसने भी अपनी सेना सर्दिनिया की मदद के लिए नहीं भेजी, और जो साउथर्न भाग के थे राजा उन्होंने भी अपनी सेना सर्दिनिया के लिए नहीं भेजी। इस वजह से क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने सर्दिनिया सेना को हरा दिया, और एक जो सपना था जो था इटालियन यूनिफिकेशन का कि ऑस्ट्रिया को यहाँ पर हरा के खाली करा दिया जाए और यहाँ पर इटालियन किसी को बिठा दिया जाए, वो सपना पूरा नहीं हो पाया इस सर्दिनिया का। तो कह सकते हैं ये जो फर्स्ट वार ऑफ इटालियन इंडिपेंडेंस या इटालियन यूनिफिकेशन का जो था ये अनसक्सेसफुल हो गया था। अब ये अनसक्सेसफुल क्यों हुआ? ये इसका अनसक्सेसफुल होने का वजह ये थी कि पहली तो चीज़ ये थी कि ये जो इटालियन जो स्टेट थे काफ़ी सारे, इनमें एक यूनिटी की भावना अभी नहीं आई थी। ये केवल अपने ही मतलब के लिए सोचते थे, और जैसे कि पोप ने सर्दिनिया के राजा की मदद नहीं की और साउथर्न भाग ने भी नहीं की सर्दिनिया की मदद, तो इस वजह से भी ये हारा। इसके अलावा जो दूसरी मुख्य वजह है वो ये है कि इसके सर्दिनिया की मदद के लिए कोई दूसरे फ्रांस और इसके अलावा कोई दूसरा देश नहीं आया इस सर्दिनिया की मदद के लिए। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि जो कांग्रेस ऑफ वियना में एक बैलेंस ऑफ पावर का जो बनाया गया था नियम, प्रिंसिपल, अगर ये फ्रांस इसकी मदद के लिए आता तो बैलेंस ऑफ पावर का यहाँ पर सिस्टम बिगड़ जाता। तो इसी वजह से फ्रांस ने भी इसकी मदद नहीं की। इस वजह से सर्दिनिया का जो एक सपना था यहाँ पर राज कायम करने का वो पूरा नहीं हो पाया। अब इसके बाद कुछ ये हुआ कि जो यहाँ का पोप था वो अब ज़्यादा कंजर्वेटिव बन गया। शुरुआत में तो उसने थोड़ी कोशिश की थी लेकिन बाद में वो कंजर्वेटिव बन गया, और हर समय हम देखेंगे आगे पढ़ेंगे जब हम, तो पोप ने इटालियन यूनिफिकेशन में अवरोध पैदा करने की कोशिश की यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्दिनिया हार गया था पहले वार ऑफ यूनिफिकेशन में। तो इसके अलावा जो दूसरा सेकेंड वार ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन जो हुआ उसकी मुख्य वजह उसका पहले बैकग्राउंड हम थोड़ा पढ़ लेते। 1852 में जो है कैवियर जो एक दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है इटालियन यूनिफिकेशन का, प्राइम मिनिस्टर बना इस दौरान। सर्दिनिया राज्य का यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कैवियर बना, और ये काफ़ी डिप्लोमेटिक और काफ़ी समझदार व्यक्ति था, चतुर व्यक्ति था। इसको पता था कि हम किस वजह से आ रहे हैं और अब हमें आगे यूनिफिकेशन के लिए क्या करना है। तो इसने डिप्लोमेटिक का सहारा लिया और इसने ये किया कि इसने ये पता लग गया था कि इसे सर्दिनिया अकेले जो है ऑस्ट्रिया को नहीं हरा पाएगा। वो केवल तभी हरा सकता है जब विदेशी ताकतें उसके साथ मिल जाए, सर्दिनिया के साथ। कौन विदेशी ताकतें? ये तो इंग्लैंड मिल जाए, ये तो फ्रांस मिल जाए।
तभी ये सर्दिनिया ऑस्ट्रिया को हरा के इटालियन स्टेट से एक तरह से खाली करवा सकता है उससे। तो इसने एक अंडरस्टैंडिंग की नेपोलियन थर्ड से। नेपोलियन थर्ड इस समय जो है फ्रांस का राजा था। तो इस जो है काउंट कैवियोन ने इससे समझौता किया और इससे ये कहा, समझौता में ये क्या गया, अगर फ्रांस सर्दिनिया की मदद करता है तो जो है तो ऑस्ट तो इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ ये हुआ था कि अगर फ्रांस जो है सर्दिनिया की मदद करता है तो फ्रांस को सर्दिनिया अपने कुछ इलाके दे देगा, यानी सेवोई नाइस जो सर्दिनिया के भाग थे ये फ्रांस को यहाँ पर सर्दिनिया दे देगा। लेकिन बदले में फ्रांस अगर ऑस्ट्रिया को हरा देगा तो ऑस्ट्रिया जब हार के बाहर निकल जाएगा तो ऑस्ट्रिया के जो बचे हुए इलाके यानी जो इटली में उसने कब्जा कर रखा था वो भाग अब सर्दिनिया को मिल जाएगा। जैसे कि उसमें लॉम्बार्डी और वेनिस जो है वो सर्दिनिया में मिला दिया जाएगा। यानी ऑस्ट्रिया को हराने के बाद ये यहाँ पर दो जगह थी, सर्दिनिया और यहाँ पर दो जगह थी, एक वेनिस था और दूसरा लॉम्बार्डी था। तो इस जगह में सर्दिनिया यहाँ पर एक तरीके से कैप्चर कर देगा। और इटालियन यूनिफिकेशन की शुरुआत सबसे पहले सर्दिनिया ने की थी, साउथर्न स्टेट से कोई शुरुआत नहीं हुई थी, मुख्य यहाँ पर सर्दिनिया ही माना जाता है। तो जब ये इनके बीच में एक समझौता हो गया और लड़ाई शुरू हो गई फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में, और फ्रांस ने आसानी से ऑस्ट्रिया को हरा दिया और ऑस्ट्रिया ने अपनी जगह खाली कर दी। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑस्ट्रिया ने केवल लॉम्बार्डी को खाली किया, उसने जो है वेनिस को खाली नहीं किया जो कि इटली का भाग था जिसमें ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर रखा था। उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने ही एक डिप्लोमेसी की और उन्होंने किसी तरह से समझौता कर लिया कि सर्दिनिया को केवल लॉम्बार्डी ही लौटा जाएगा, वेनिस नहीं लौटा जाएगा। तो एक तरीके से सर्दिनिया का जो यहाँ पर कह सकते हैं सेकेंड वार ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन ये सक्सेसफुल तो रहा, उसको लॉम्बार्डी मिल गया था सर्दिनिया को, लेकिन उसे वेनिस जो एक महत्वपूर्ण शहर था वो उसे नहीं मिल पाया। और इसके अलावा ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो सेंटर इटली के जो कुछ देश थे छोटे छोटे, जैसे टस्कनी एक था, पेरमा था, मोडेनिया था, इनको भी आपस में मिला के एक देश बनाया गया जिसे हम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ सेंट्रल इटली कहते हैं। तो ये भी सर्दिनिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे कैवियोर, उनकी डिप्लोमेसी के तहत यहाँ पर एक तरीके से यूनिफिकेशन सेंटर इटली में भी शुरू होने लग गया था। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल रहा क्योंकि सर्दिनिया को यहाँ पर एक लॉम्बार्डी मिल गया था। इसके अलावा यहाँ पर सेंटर इटली के देश भी आपस में इकट्ठा होने लग गए थे। तो यहाँ पर सेकेंड वार ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि इटालियन वार ऑफ सेकेंड जो यूनिफिकेशन था ये किसी देश को ये जब पीसफुल रेजुलेशन तो हो गया था इसका, यह ट्रीटी हो गई थी, लेकिन ऑस्ट्रिया, सर्दिनिया और फ्रांस ये तीनों इससे एक तरीके से खुश नहीं थे इससे। तो तीसरा युद्ध होना तय था क्योंकि जो सर्दिनिया था उसे लॉम्बार्डी मिल गया था लेकिन उसे वेनिस नहीं मिला था, और जो ऑस्ट्रिया था उसकी जो एक नॉर्थ इटली में जो उसके शासन था उसका एक लॉम्बार्डी शहर उससे निकल गया था। तो ऑस्ट्रिया भी खुश नहीं था और सर्दिनिया भी खुश नहीं था। तो तीसरा युद्ध होना तय था। तो यहाँ पर ये हुआ कि एक्सपीडिशन ऑफ 1000 यहाँ पर महत्वपूर्ण याद करने वाली है। यहाँ पर एक्सपीडिशन ऑफ 1000 यहाँ पर ये है कि साउथर्न इटली के दौर में हुआ था। यहाँ पर आते तीसरे, हमने गुइसेपी मजनी के बारे में पढ़ लिया, हमने काउंट कैवियोर के बारे में पढ़ लिया। अब तीसरे मुख्य जो यहाँ पर व्यक्ति है यूनिफिकेशन के लिए वो थे गुइसेपी गैरिबल्डी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे और ये काफ़ी इनकी इटली में आज काफ़ी इज्जत की जाती है, सम्मान। तो ये गुइसेपी गैरिबल्डी काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ये काफ़ी खासकर नौसेना के मामले में काफ़ी परखे हुए व्यक्ति थे। तो इन्होंने ये एक्सपीडिशन ऑफ 1000 की यहाँ पर किया था। इसका मतलब ये है
कि ये चाहते थे कि यहाँ पर साउथर्न इटली जो यहाँ पर यूनिफिकेशन की प्रोसेस सेकेंड वार से शुरू हो गई थी, ये चाहते थे कि इसी तरह से ये तीसरा जो यहाँ यूनिफिकेशन यहाँ पर होना रह गया था साउथ इटली में, इसको किया जाए यूनिफाई। तो उन्होंने जो है यहाँ पर अपनी साउथ अमेरिका में रहते थे, ये कभी इटली में रहते थे कभी साउथ अमेरिका में रहते थे, तो साउथ अमेरिका के लिए से ये अपनी कुछ हज़ार या 10,000 सेना लेके इन्होंने साउथ इटली में इन्होंने एक एक्सपीडिशन किया, एक कह सकते हैं कि इन्विज़न किया, और उनका जो मकसद था यूनिफिकेशन करने के लिए था, ये क्विसिपिक गरीबर्डी ने किया। और इन्होंने काफ़ी एक तरीके से हिम्मत से लड़ाई की, और काफ़ी भागों में यहाँ पर बुरबोन डायनेस्टी का राजा था, उसको इन्होंने काफ़ी भागों में साउथ इटली में हरा दिया था। और ख़ास बात यह है कि इस ग्विसिपिक गरीबर्डी की मदद जिन्होंने की थी, एक तो इनकी मदद सर्दिनिया के प्राइम मिनिस्टर काउंट कैवियोर ने की थी। उन्होंने यहाँ पर अपने हथियार पहुँचाए थे गरीबर्डी को ताकि आसानी हो। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी इनकी मदद की थी गरीबर्डी ने। तो इस वजह से इनकी सेना के पास ज़्यादा आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन सर्दिनिया और ब्रिटेन ने आधुनिक हथियार पहुँचाए ताकि ये बुरबोन डायनेस्टी का जो यहाँ पर राजा है उसको हरा के यहाँ पर एक प्रोसेस शुरू कर सके ये यूनिफिकेशन की। तो कह सकते हैं कि जो कैवियोर था उसने भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ग्विसिपिक गरीबर्डी ने यहाँ पर काफ़ी भागों में अपना कब्जा जमा दिया था। लेकिन अब यहाँ पर ये हुआ कि ग्विसिपिक गरीबर्डी ने अपना काफ़ी भागों में कब्जा तो जमा दिया था, लेकिन वो पूरी तरीके से यहाँ पर बुरबोन डायनेस्टी का जो राजा था उसको हरा नहीं पाया था, या फिर एक डेडलॉक की स्थिति हो गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर अब सर्दिनिया को यहाँ पर अब डायरेक्ट रोल अदा करना था अगर वो कुछ यूनिफिकेशन करना चाहती थी। तो पहला उसे अपनी सेना यहाँ पर भेजनी थी उसे साउथ इटली में, लेकिन साउथ इटली में वो अपनी सेना इसलिए नहीं भेज सकता था शुरुआत में क्योंकि जो यहाँ का पोप था वो उसे यहाँ से गुजरने नहीं दे रहा था अपने इलाकों से। तो और वो उसको पोप उसे धमकी देता था सर्दिनिया की सेना को कि अगर उसने यहाँ पर से गुजरने की कोशिश की तो फ्रांस को अपने में बुला देगा, और फ्रांस की सेना को, और फ्रांस की सेना यहाँ पर लड़ाई लड़ेगी इस सर्दिनिया की सेना के खिलाफ। तो यहाँ पर सर्दिनिया का जो कैवियोर जो प्राइम मिनिस्टर था उसने फ्रांस से एक कह सकते हैं कि एक बातचीत की। उसने ये कहा फ्रांस से कि हमको यहाँ से अपनी सेना को गुजारने दो साउथ सेंटर इटली से, हमें साउथर्न इटली में यहाँ पर लड़ाई में जाना है, हम किसी पोप के क्षेत्र में हमला नहीं करेंगे और किसी को अपने में नहीं मिलाएंगे। ये आश्वासन पोप और फ्रांस को दिया गया था सर्दिनिया के प्राइम मिनिस्टर कैवियोर द्वारा। तो फ्रांस ने इन्हें एक तरीके से परमिशन दे दी कि वो सेंटर इटली से जाके साउथ इटली में अपनी सेना भेज सकते हैं। तो इस तरीके से सर्दिनिया की सेना साउथ इटली की तरफ निकल पड़ी, और उन्होंने अपनी पूरी तरीके से जो ये वादा किया था उसका पालन इन्होंने नहीं किया इस सर्दिनिया की सेना ने। और काफ़ी सेंटर इटली का जो रोम को छोड़ के सारा सेंटर इटली को अपने में मिला दिया गया था, यानी सेंटर इटली के जो ज़्यादातर भाग थे उसे सर्दिनिया में मिला दिया गया। और इसके अलावा और फ्रांस कार्रवाई करे इससे पहले ही ये सब कार्रवाई इन्होंने सर्दिनिया की सेना ने कर दी थी। और केवल अब पोप के पास अब केवल रोम एक शहर था वही बचा हुआ था। और अब उन्होंने अपनी सेना साउथ इटली के लिए वहाँ पर भेज दी। और जब यहाँ पर साउथ की सेना आई तो कह सकते हैं कि ग्विसिपिक गरीबर्डी के साथ ही मिल गई, और इन्होंने आसानी से जो है बुरबोन डायनेस्टी के राजा को यहाँ पर उसका हरा दिया। और एक वजह ये भी है कि सर्दिनिया ने अपनी सेना साउथ इटली में इसलिए भी भेजी क्योंकि जो सर्दिनिया का जो प्राइम मिनिस्टर था कैवियोर, वो गरीबर्डी में ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। उसे एक शक ये भी था कि अगर गरीबर्डी ने यहाँ आसानी से जीत हासिल कर दी बिना सर्दिनिया की मदद से, तो यहाँ पर ग्विसिपिक गरीबर्डी यहाँ पर रिपब्लिक की घोषणा कर सकता है। और ये जो कैवियोर था ये रिपब्लिक नहीं चाहता था, ये चाहता था किसी राजा के नेतृत्व में ही किसी इटली का यूनिफिकेशन हो। जबकि ग्विसिपिक गरीबर्डी राजा वाला सिस्टम नहीं चाहता था, वो चाहता था एक डेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ पर हो। इटली में यूनिफिकेशन जब हो जाए तो यहाँ पर एक रिपब्लिक सिस्टम आना चाहिए, ग्विसिपिक गरीबर्डी चाहता था। तो इन दोनों में एक तरीके से कॉन्फिडेंस का भी अभाव था। लेकिन हम कह सकते हैं ग्विसिपिक गरीबर्डी की एक
एक कह सकते कि उसने त्याग किया उसने। और उसने जब जब जो यहाँ पर सर्दिनिया का जो राजा साउथ इटली में जब आया, तो ग्युसेपी गरिबर्डी ने साउथर्न इटली का सारा भाग उसको दे दिया। यानी उसने संघर्ष नहीं किया सर्दिनिया के राजा के खिलाफ, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं संघर्ष करूँगा तो यहाँ पर जो एक प्रोसेस हो रही थी इटालियन यूनिफिकेशन की, वो बिगड़ सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्युसेपी गरिबर्डी ने अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत का यहाँ पर त्याग किया था। इसलिए उस इटली के लोग आज भी ग्युसेपी गरिबर्डी को काफ़ी हीरो मानते हैं इटालियन यूनिफिकेशन का। और वो चुपके से जब उसने यहाँ के क्षेत्र सर्दिनिया के राजा को जब दे दिए, तो वो बिना कोई क्षेत्र अपने पास रखकर उस वापस वो साउथ अमेरिका के लिए लौट गया। यानी उसने अपने के लिए कुछ नहीं रखा, उसने इटालियन यूनिफिकेशन को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हुए ये भाग साउथ इटली जो है वो सर्दिनिया को दे दिया। तो ये था, इसे हम कहते हैं एक्सपीडिशन ऑफ 1000। ये सब चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ पर ये है, अब जो है अब हम देख सकते हैं कि कितने सारे भागों में सर्दिनिया ने कब्जा कर दिया था। सर्दिनिया का एक भाग ये था, ये भी था, उसके पास आ गया था, और सेंट्रल इटली के भाग भी आ गए थे। इसके अलावा उसने पोप के काफ़ी हिस्सों में भी अपना आक्रमण करके अपना शासन जमा दिया था। और साउथ इटली भी गरिबर्डी ने जब सर्दिनिया के राजा को दे दिया था, तो यहाँ पर भी अब सर्दिनिया का शासन आ गया था। तो कह सकते हैं कि सर्दिनिया ने ही एक यूनिफिकेशन की प्रोसेस को अंजाम दिया, सर्दिनिया स्टेट ने। और अब जाके जो है किंगडम ऑफ इटली की घोषणा कर दी गई। यानी अब इसके बाद किंगडम ऑफ इटली की सर्दिनिया बदल के अब किंगडम ऑफ इटली इसका नाम रख दिया गया। लेकिन अभी भी कुछ भाग अभी इटली में नहीं मिलाए गए थे, जैसे कि रोम अभी बहुत महत्वपूर्ण शहर था, वो अभी तक इटली में नहीं मिल पाए। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिया ने अब वेनिस जो था उसे अभी तक खाली नहीं किया था, तो अभी ये प्रोसेस पूरी तरह यूनिफिकेशन की पूरी नहीं हो पाई। तो अब जो है थर्ड वार ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन 1867 में लड़ा गया। अब महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये जो है फिर से ऑस्ट्रिया के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़नी थी इटली की सेना को। और इटली की सेना ने फिर से एक डिप्लोमेसी का सहारा लिया काउंट कैवियर ने। और उन्होंने इस बार जो समझौता किया, इस बार उन्होंने जर्मनी के यानी पर्सिया का जो बिस्मार्क थे उनके साथ इन्होंने समझौता किया। और इनके बीच में डील ये हुई थी कि ये दोनों जो है जर्मनी और इटली ये ऑस्ट्रिया के ऊपर हमला करेंगे। और ऑस्ट्रिया जब हार जाएगा तो ऑस्ट्रिया के जो इटली में जिन भागों में कब्जा है वो क्षेत्र इटली में मिला दिए जाएंगे। यानी वेनिस अब इटली को मिल जाएगा अगर ये जर्मनी और इटली की सेना ऑस्ट्रिया को हरा दी थी। और हुआ भी ऐसे ही, इटली और जर्मनी की सेना ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और जो एक शहर बचा हुआ था इटली का ऑस्ट्रिया के पास, वो भी अब इटली को के पास मिल गया था। तो ये डिप्लोमेसी भी यहाँ पर काउंट कैवियर ने फिर से डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया और आसानी से ये युद्ध में ऑस्ट्रिया को हरा दिया था। तो ये थर्ड वार ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन कहा जाता है इसे। और अब सिर्फ एक शहर बचा था इटालियन यूनिफिकेशन को पूरा करने के लिए, वो था रोम। रोम में पोप का शासन चलता था। पोप की अपनी कोई सेना नहीं थी, लेकिन उसके पास जो सेना रहती थी वो ज़्यादातर दूसरे देशों की सेना रहती थी। जैसे फ्रांस की सेना रहती थी उसके पास, उसके शहर में। और फ्रांस की सेना काफ़ी मॉडर्न थी और इतना आसानी से हरा पाना मुश्किल था। तो अब यहाँ पर रोम को प्राप्त करने के लिए फिर से डिप्लोमेसी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। डिप्लोमेसी इस तरह हुई कि जब पर्सिया और यहाँ पर पर्सिया नॉर्थ की तरफ है और यहाँ पर फ्रांस है, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब फ्रांस को युद्ध के लिए अपनी सेना चाहिए थी, तो यहाँ से रोम से उसने अपनी सेना वापस बुला दी फ्रांस में लड़ाई लड़ने के लिए। अब क्या हुआ, जब यहाँ की सेना वापस चली गई तो इटली को भी पता लग गया कि अब हमारे रोम को प्राप्त करना बड़ा आसान है। तो उन्होंने यहाँ पर हमला करके यहाँ पर पोप की थोड़ी बहुत जो छोटी मोटी सेना थी उसको हरा के यहाँ पर रोम में कब्जा कर लिया। और इस तरह से इटली ने जो है वो रोम को एनेक्स कर लिया, मिला दिया, और रोम को जो है इटली की कैपिटल बना दी।
तो इस तरीके से जो इटली का यूनिफिकेशन था वो पूरी हो गया था इस दौरान 1870 में। 1871 में इटालियन यूनिफिकेशन की प्रोसेस पूरी हो गई थी, जो कि शुरू हुई थी 1848 में और पूरी हुई 1871 में। और इस प्रोसेस में 3 लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं, ग्यूसेपी मजनी, काउंट कैवियोर और ग्यूसेपी गैरिबर्डी। ये काफ़ी यहाँ पर तीनों काफ़ी अहम व्यक्ति हैं जिन्होंने यूनिफिकेशन में महत्वपूर्ण योगदान दिया अपना। और गैरिबर्डी का भी काफ़ी उन्होंने इसके अलावा यहाँ पर साउथर्न इटली में जब हमला किया था साउथ अमेरिका से आकर, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ हमले नॉर्थ में भी किए थे रोम को अपने में मिलाने के लिए। जब रोम पोप के पास था तो उन्होंने तभी भी हमला किया था। तो उस समय तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, लेकिन उनका जो सपना था यूनिफाई इटली का, उसे काउंट कैवियोर की डिप्लोमेसी के तहत वो पूरा हो गया था। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण काफ़ी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में, और काफ़ी ये दिलचस्प और काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये टॉपिक था। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।